अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल स्नेक सर्कल मुसन्नफ मज़र कलीम एम.ए. पार्ट 2 एपिसोड 19। फिर वही बकवास, खामखा वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा, हमें फ़ौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस अड्डे का इंचार्ज नौजवान बासत और उसके पीछे एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो भी फ़लस्तीनी था, लेकिन उसकी रंगत देखकर अंदाज़ा होता था कि उसने अपनी ज़िंदगी मुसलसल सख्त धूप में मेहनत करते हुए गुजारी है। ओह आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, काफ़ी देर लगा दी तुमने। इमरान ने उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, वहाँ सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी कि मैं लेट हो गया। बहरहाल मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नासर है, अबू अब्दुल्ला का नायब, और नासर ये मेरे साथी हैं। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने बारी बारी जूलिया स्मिथ साहब का तफसीली तारुफ भी नासर से करा दिया। मुझे फ़ख्र है इमरान साहब कि मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मिलने और इसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पर आपका मशकूर हूँ इमरान साहब, नासर ने कहा। ये शुक्रिया बाद में फ़ारग होकर ज़रा बाकायदा तौर पर अदा कर लेना। फ़िलहाल तो मुझे वो नक्शा दिखाओ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था और जिसके इंतज़ार में मुझे अपने साथियों की तरफ से न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। इमरान ने मुस्कुराते कहा, तो तुम इसलिए यहाँ से ना हिल रहे थे कि तुम्हें नासर साहब का इंतज़ार था? जूलिया ने कदर शर्मिंदा से लहजे में कहा। अच्छा, तो नासर आप साहब भी हो गया इतनी जल्दी? हम न जाने कब से मारे मारे फिर रहे हैं, हमें तो साहब का लक़ब किसी ने दिया नहीं, क्यों तनवीर? इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, शट अप, ये बकवास करने का मौका नहीं है। जूलिया ने इस बार वाकई शदीद गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मिस जूलिया, आप मेरी बहन हैं, प्लीज़ आप मुझे साहब की बजाय सिर्फ नासर कहकर पुकारा करें। नासर ने फ़ौरन ही जूलिया से मुखातब होकर कहा, बड़ी बहन या छोटी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मेरा मतलब है छोटी बहन, नासर ने अकलाते हुए कहा। और इमरान नासर की ज़ानत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि वह समझ गया था कि नासर बड़ी कहते कहते इसलिए रोक गया। किस तरह जूलिया को बड़ी उम्र का बनना पड़ जाता, और जाहिर है एक औरत के लिए एक भरपूर जवान आदमी की बड़ी बहन बनना खासा तकलीफदेह मरहला बन सकता है। छोटी बहन तो बड़े भाई का अदब इस तरह कर सकती है कि उससे साहब कहे। ये तो इखलाक से गिरी हुई बात है कि वो अपने से बड़े भाई को सिर्फ नाम लेकर पुकारे। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, मैं अब क्या कह सकता हूँ? नासर ने ज़िद होते हुए कहा, और इमरान कि उसके इस अंदाज पर बेख्तियार आंस पड़ा। तुम फिर वक्त ज़ाया कर रहे हो। जूलिया ने एक बार फिर इमरान को डांटते हुए कहा। देखा, अब पता चला मेरी उम्र का वो तुम्हारी छोटी बहन है, इस तरह डांट रही है। इमरान ने इस तरह शरारत भरे लहजे में कर इस बार नासर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब प्लीज़, अब तो नासर साहब आ गए हैं, अब मज़ीद वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा। सफदर ने इमरान को असल मौजू पर ले आने की कोशिश करते हुए कहा, वाकई अब वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, बड़ा भाई आ गया है और बड़ा भाई बाप की जगह होता है। वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये बात दूसरी है, किसी नेक काम सिर्फ नाजुक के नुक्ता नज़र से ही कहा जा सकता है, वरना कुरखत सिर्फ वाला तो इस नेक नाम काम से मिलने वाली नेकियों का ही बाकी सारा उम्र शुमार करता रह जाता है। इमरान की ज़बान बदसूर कैंची की तरह चल रही थी। तुम बाज नहीं आओगे? जूलिया का गुस्सा अपने पूरे अरूज पर पहुंच गया। वो हमारी ज़बान का एक शायर था मोमिन, उसका एक शेर तुम्हारी इस बात का जवाब हो सकता है। उम्र सारी तो कटी, इश्क बता मैं मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक। इमरान ने बाकायदा तहतुल लफ्ज़ में शेर सुनाना शुरू कर दिया। इमरान साहब, ये नक्शा है। अचानक नासर ने एक कागज़ इमरान के सामने फैलाते हुए कहा। चूँकि उसे इमरान की मकामी ज़बान ना आती थी, इसलिए ज़ाहिर है उसे इस शेर की समझ भी ना आ सकती थी। वैसे वो एक ज़हीन आदमी था, इसलिए शेर समझ में ना आने के बावजूद उसने माहौल का अंदाज़ा लगा लिया था। शायद इसलिए उसने दरमियान में इमरान की बात रोक दी थी और इमरान भी शेर अधूरा छोड़कर इस तरह नक्शे की तरफ मुतवज्जह हो गए जैसे अब तक उसकी सारी बातें इसलिए की थी कि उनके बायस नक्शा देख सके। और इसके इस अमल से जूलिया, सफदर और दूसरे साथियों ने बेख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। ये मकाम है इमरान साहब, यहाँ बाकायदा चेक पोस्ट कायम की गई है और इसके साथ ही अरबाबा पहाड़ियों के शुमाली हिस्से को खारदार तारों की बाढ़ से घेर लिया गया और हर 200 गज पर 2 फौजी इन तारों के साथ बाकायदा गश्त कर रहे हैं। इस चेक पोस्ट के बाद पहाड़ियों के सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस चेक पोस्ट से एक पहाड़ी सड़क जिस पर जीप जा सकती है बल खाती हुई ऊपर चोटी पर, जिसे हमारे मकामी ज़बान में काचर चोटी कहा जाता है, वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है। वहाँ बाकायदा एक हिफाजती चौकी बनाई गई है जिस पर चारों तरफ इंतहाई ताकतवर वायरलेस और सर्च लाइटें नस्ब की गई हैं। उसके ऊपर अरबाबा पहाड़ियों की सबसे बुलंद पहाड़ी राकू पर पहले से ही जंगी हेलीकॉप्टरों का बाकायदा अड्डा मौजूद है। वहां तक सड़क नहीं जाती, हेलीकॉप्टर बराह रास्त जा सकते हैं। इन पहाड़ियों पर भी जगह जगह
फौजी सिपाही मौजूद है, यूँ लगता है जैसे फौज की एक पूरी यूनिट वहाँ भिजवा दी गई हो। नासर ने तेज़ तेज़ लहजे में तफसील बताते हुए कहा, और साथ ही वो आज से बनाए हुए नक्शे में इन जगहों की भी निशानदेही करता जा रहा था। तुमने ये सब तफसीलात कैसे हासिल की? इमरान इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। मैंने एक फ़ौजी को जो खारदार तार पर करंट लगा रहा था हाजत के लिए सामने फैले हुए खेतों में घुस आया था, छाप लिया। मैं उन्हें खेतों में छुपा हुआ हालात का अंदाज़ा लगा रहा था। अब उसे कुदरत का इनाम समझिए या सिर्फ इत्तफाक के वो फ़ौजी मेरे कदो कामत का था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। मेरे जहन में चूँकि पहले से ऐसी पोजीशन मौजूद थी, इसलिए मैंने अपने लिबास में रेडीमेड मेकअप का सामान डाल लिया था। चाचा, मैंने उसकी वर्दी उतार कर पहनी, मूछें लगाई, फिर अकड़ता हुआ वापस चला गया, जबकि इस फौजी की लाश जिसे मैंने गर्दन तोड़कर हलाक किया था वहीं खेत में ही पड़ी रही। मुझे खेतों से बाहर निकलती एक फौजी ने नाम से पुकार कर काम के लिए कहा। इस तरह मुझे इस फौजी के नाम का भी इल्म हो गया। मैं काम में मसरूफ़ हो गया। फिर हमारे ग्रुप को जो 4 फौजियों पर मुश्तमिल था वापस हिफाजती चौकी की तरफ भिजवा दिया गया। इस तरह मैं इस मोड़ से गुजर कर इस हिफाजती चौकी पर भी पहुँच गया। वहाँ भी सर्च लाइटें नस्ब करने का काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया था। इस तरह मैंने दूर दूर तक सारी पोजीशन अपनी आंखों से देख ली। इस फौजी का ताल्लुक शायद इंजीनियरिंग यूनिट से था, इसलिए शाम के वक्त काम ख़त्म होने के बाद तकरीबन 40 फौजियों को मुझ समेत ट्रकों में बिठाकर बड़ी छावनी वापस जाने के अहकाम मिल गए। फिर रास्ते में वहाँ से निकल कर गायब हो जाने के काफ़ी मौके थे, इसलिए मैं आ गया और अपनी एक पनाहगाह में पहुंचकर मैंने यूनिफॉर्म मामूल चुके उतारी और दूसरा लिबास पहनकर अपनी यादाश्त के मुताबिक ये नक्शा तैयार किया और यहाँ आ गया। मुझे देर भी इसलिए हुई थी कि मुझे वहाँ सारा दिन काम करना पड़ा था। नासर ने फौरी तफसील बताते हुए कहा, गुड, तुम वाकई हमारे साथी बन सकते हो, गुड शो। इमरान ने इसे शाबाश देते हुए कहा और नासर का चेहरा फटते मुसरत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। इमरान के बाकी साथी भी उसकी जहानत और जुर्रत पर उसे तहसीन आमेज नज़रों से देख रहे थे। इसका मतलब है कि ये लेबॉर्ट्री अरबाबा पहाड़ियों के शुमाली हिस्से में ही बनाई गई है, इसलिए वो इसे कवर दे रहे हैं। इमरान ने सोचने के ऐसे अंदाज में कहा, हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि हम डॉज खा जाएं। असल लेबॉर्ट्री जनूब की तरफ हो। सफदर ने कहा, नहीं सफदर, पहली बात तो ये कि अभी इसराइलियों में कोई सफदर पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की बात सोच सके, और दूसरी बात ये है कि उन्हें यकीन होगा कि जोफ्स्की ने हमें लेबॉर्ट्री के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी होंगी। अब ये और बात है कि जो जोफ्स्की खुद भी इस लेबॉर्ट्री के मुतालिक इतनी तफसील नहीं जानता था जितनी वो समझ रहे होंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सफदर ने भी मुस्कुराते हुए उस बात में सारे ला दिया। नासर, अब मैं जो बात पूछूंगा वो इंतहाई अहम होगी। तुम चूँकि उनकी हिफाजती चौकी पर काफ़ी देर काम करते रहे हो, इसलिए खूब सोच कर जवाब देना। इमरान ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में नासर से मुखातब होकर पूछा। आप पूछे, नासर ने होंठ भींचते हुए कहा। एक फ़ौजी इस्लाह होती है, SDA, इसे समझते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, इसका मतलब है सेंट्रल डिफेंस एरिया। नासर ने फ़ौरन ही जवाब दिया, गुड, तुम तो वाकई काम के आदमी साबित हो रही हो। बहरहाल आप सोच कर बताओ कि इस सारी कार्रवाई का SDA कहाँ था, और मुझे नक्शे पर दायरा लगा कर बताओ। ये सुन लो कि अगर तुमने गलत बताया तो फिर शायद हम सब की कब्रें इन पहाड़ियों में ही बन जाएं, इमरान ने कहा। और नासर के भिंचे में और ज़्यादा सख्ती से भिंच के चेहरे के अजलात सोकड़ गए, आंखें आधी से ज़्यादा बंद हो गई। लेकिन चंद दिनों बाद उसकी ये कैफियत तब्दील होगी। ये है SDA। नासर ने उंगली से नक्शे की एक साइड पर दायरा सा लगाते हुए कहा, ये लो पेंसिल, इससे निशान लगाओ, लेकिन एहतियात से। इमरान ने जेब से एक पेंसिल निकाल कर उसे देते हुए कहा, और नासर ने पेंसिल से उसी जगह दायरा डाल दिया जहाँ पहले उसने उंगली से दायरा लगाया था। अब बताओ कि तुमने इसे कैसे चेक किया? इमरान ने इस दायरे वाली जगह को गौर से देखते हुए पूछा। हिफाजती चौकी पर नस्ब दोनों दूरबीनें इस तरह एडजस्ट की गई थी कि इनका जनरल टारगेट यही इलाका बनता है, और इस तरह सर्च लाइटें लगाने के लिए जो अहकाम दिए गए उनसे भी ज़्यादातर सर्च लाइटों का टारगेट भी यही इलाका था। नासर ने फ़ौरन ही जवाब दिया, वाह कमाल है, तुम तो मुझसे भी 2 जूते बल्कि 2 क्या 2000 जूते आ गए हो, बशर्ते के मारने वाला 99 के बाद गिनती न भूल जाए। इमरान ने मुस्कुराते कर नासर बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मैंने गलत बात की है इमरान साहब? नासर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम फ़ौज में रह चुके हो शायद? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैंने क्रीमियन फ़ौज में 4 साल काम किया, नासर ने जवाब दिया। और इमरान ने इस तरह सारे लाया जैसे उसे पहले से ही नासर से इस किस्म के जवाब की तवक्को थी। ठीक है, शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। जब मैं कोई लाएअमल तय कर लूँगा तो मैं बासत के ज़रिए तुम्हें बुलवा लूँगा। इमरान ने कहा, शुक्रिया, नासर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उठकर सबको सलाम किया और मुड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अगर तुम नासर का इंतज़ार कर रहे थे तो हमें सीधी तरह बता देते, खामखा की बकवास कर करके हमारा खून क्यों जलाते रहे थे। नासर के बाहर जाते जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, खून जलेगा तो रोशनी होगी, क्योंकि अब तेल इतना महंगा है कि इसे जलाकर रोशनी हासिल करना इस तरह हो गया जैसे करेंसी नोट जलाकर सिगरेट सुलगाना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब मुस्कुरा दिए।
इमरान साहब अब हमें कोई लाएमल भी बना लेना चाहिए, सफदर ने कहा। अभी बनाने की ज़रूरत बाकी है, इमरान ने उसी तरह चौंक कर कहा जैसे से सफदर की इस बात पर हैरत हुई हो। इसका मतलब है कि आप कोई लाएमल बना चुके हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे पहले ही अल्लाह मियाँ ने बना दिया उसे मजीद बनाने का क्या फ़ायदा, क्यों तनवीर? इमरान ने मुस्कुराते हुए तनवीर से मुखातब होकर कहा और दूसरे में कमरा कहकों से गूंज उठा। सिवाय तनवीर के जो हैरत से आंखें फाड़े सबको इस तरह हंसते हुए देख रहे थे जैसे से समझ ना आ रही हो कि ये सब लोग आखिर किस बात पर हंस रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि आप सब इस तरह हंस रहे हैं? अब क्या ये भी सीक्रेट सर्विस के फ़राइज़ में शामिल हो चुका है कि इमरान की अहमकाना और बेसरपा बातों पर हंसना भी है? तनवीर ने काट खाने वाले लहजे में कहा। बस अब तो यकीन हो गया है ना कि तनवीर बना बनाया है, या अभी मजीद किसी सबूत की ज़रूरत है? इमरान ने कहा और कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। तनवीर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल भभूका हो गया। वो एक झटके से उठा और बगैर किसी से कोई बात किए तेजी से कदम उठाता दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मिस जूलिया, तनवीर इस बार वाकई नाराज़ हो गया है, प्लीज़ आप उसे राज़ी करके वापस ले आएँ। इस मौके पर नाराज़गी हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, सफदर ने जूलिया से मुखातब होकर कहा और जूलिया सारे हिलाती उठ खड़ी हुई। अरे अरे, अगर तुमने इमरान का फ़र्ज अंजाम देना था तो मुझे पहले बता दिया होता, तनवीर से ज़्यादा मैं नाराज़ हो जाता। इमरान ने बड़े हसरत भरे लहजे में कहा और सफदर समेत बाकी साथी भी इख्तियार हंस पड़े, जबकि जूलिया का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। लेकिन वह बगैर कोई जवाब दिए तेज़ी से कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। इमरान साहब, क्या वाकई आपने मिशन की तकमील का कोई अमल तैयार कर लिया है? सफदर ने पूछा। हाँ, लेकिन इसका बुनियादी किरदार तनवीर और जूलिया ने अदा करना था। लेकिन जब हीरो और हीरोइन दोनों ही स्टेज से वाक आउट कर दिए जाएं तो बेचारा साइड हीरो कहाँ तक तमाशाइयों को मुतमिन कर सकता है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आप लाएमल की वजाहत तो करें, तनवीर अभी मान जाएगा। लीजिए, वो भी आ गया, सफदर ने बात करते हुए कहा। क्योंकि सीला में दरवाज़ा खुला और जूलिया और तनवीर दोनों इकट्ठे अंदर दाखिल। इमरान, तुम्हें तनवीर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, समझे, ये मेरा हुक्म है। जूलिया ने करीब आकर कहा। तुम्हारा हुक्म सर, आंखों पर माफ़ करो तनवीर, इस वक्त टूटे हुए पैसे नहीं हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे बकारी बना रहे हो? तनवीर इमरान के अंदाज और फिक्रे पर हत्थे से ही उखड़ गया। उसने बिजली की तेज से जेब से रिवाल्वर निकाला। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहकती हुई भट्टी की तरह ताप उठा था और फिर इससे पहले कोई तनवीर को रोकता कमरा उसके रिवाल्वर की फायरिंग और इमरान की करबनाक चीखों से गूंज उठा। इमरान कुर्सी से गिरकर फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था और जूलिया समेत सीक्रेट सर्विस के सारे अरकान मुजस्मों की तरह साकित उसे देख रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर इन सबको मुजस्मों में तब्दील कर गया। मामा, मेरा मकसद तो ये न था। ओह हो यकलख, तनवीर ने रिवॉल्वर एक तरफ फेंक कर चीखते हुए कहा और पागलों के अंदाज में इमरान की तरफ झपटा जो वाकई माही बेआब की तरह फर्श पर फड़क रहा था। उसके चेहरे पर इस कदर तकलीफ के आसार थे जैसे उसके जिस्म के एक एक बाल से रूह निकल रही हो। ये ले लो, बस यही कुछ मिला है जेब से। अचानक इमरान ने सीधा होकर बैठते हुए एक छोटा सा सिक्का अपनी तरफ बढ़ते हुए तनवीर के हाथ पर रखते हुए बड़े आजिज़ाना से लहजे में क्या मतलब, तुम्हें गोलियां नहीं लगी? मगर तुम तो फड़क रहे थे। तनवीर ने एक झटके से उठते हुए कहा। अरे बाप रे, गोलियां? तो ये गोलियों की आवाज़ थी। मैं समझा बाहर बच्चे शबरात के पटाखे चला रहे हैं। इमरान ने और ज़्यादा खौफज़दा लहजे में कहा। अब उसके चेहरे पर तकलीफ की बजाय खौफ के तसरात नुमाया थे। मगर वो गोलियां, वो तो चली थी, वो कहाँ गई? तनवीर ने हैरत से इमरान को देखते हुए कहा। गोलियां? अरे सुराख तो हैं उनके, ठहरो मैं देखता हूँ, शायद अंदर पड़ी हो। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और दूसरे में उसने रिवॉल्वर की 4 गोलियां जो चिपटी हो चुकी थी निकाल कर फर्श पर बिखेर दिया। तनवीर और दूसरे साथी हैरत से इन चिपटी गोलियों को देखने लगे। ये कैसे हो गया? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी तुम्हारा निशाना कच्चा है तनवीर, इसलिए तो तुम बावजूद कोशिश के शिकार नहीं कर पा रहे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कनखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम जैसा अदाकार शाहिद ही दुनिया में पैदा हो। तुम तो इस तरह फड़क रहे थे और तुम्हारा चेहरे पर तकलीफ के ऐसे आसार थे कि मेरा तो सांस भी रुक गया था। जूलिया ने वाकई इस कदर लंबा सांस लेते हुए कहा जैसे इतनी देर से वाकई उसका सांस रुका हुआ हो। मैं फड़क रहा था, लाहौल वाला हुआ था। मैं तो अपनी जेबों की तलाश ही रहा था कि शायद किसी कोने खुदरे से कोई छोटा मोटा सिक्का निकल आए और मैं इसे तनवीर को देकर जान छुड़वा सकूं। क्या ज़माना आ गया कि अब माफ़ी मांगो तो रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अब तुम ही बताओ कि बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए। मुझे तकलीफ इस शर्मिंदगी की वजह से हो रही थी कि जेबें बांझ औरत की गोद की तरह खाली थी। शुक्र है बड़ी मुश्किल से एक सिक्का मिल ही गया। चलो, तनवीर का काम तो बन ही गया, लेकिन प्लीज़ तनवीर अपने साथियों को ना बता देना मेरे पास दूसरा सिक्का नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपने वाकई कमाल कर दिया। आपका फड़कना और आपकी हालत ने हमारे खून खुश कर दिए थे। मगर ये गोलियां कैसे चिपटी हो गई? हालांकि हमने इसे आपके पहलू में खुद घुसते हुए देखा था, इसलिए तो तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी। सफदर ने ज़बान खोलते हुए कहा।
تو تمہارا مطلب تھا کہ میں واقعی تنویر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں کو اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا تاکہ تنویر کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ سوری صفدر، اب پرنس بیچارے اس قدر بھی بھولے نہیں ہوتے جتنے تم سمجھتے ہو۔ عمران نے مسکراتے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سنہرے رنگ کی لمبی سی پتی باہر نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ سنہرے رنگ کی پتلی اور لمبی سی پتی پر نظر نہ ٹیک رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پتی کے اوپر سنہرے رنگ کی تیز چمکدار روشنی کی لہریں تیزی سے گھوم رہی ہوں۔ وہ سب حیرت سے اس پتی کو دیکھنے لگے۔ بیٹھو تنویر اور میری بات غور سے سن لو۔ یک لخت عمران کا لہجہ اس قدر سنجیدہ ہو گیا جیسے وہ کبھی زندگی میں مسکرایا تک نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی ابھر رہی تھی۔ کیا تنویر نے سحر زدہ سے لہجے میں کہا۔ وہ شاید ابھی تک اس حیرت انگیز واقعے کے سحر سے نہ نکل سکا تھا۔ میں نے جو حمل اس مشن کی تکمیل کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس میں تم نے اور جولیا نے مرکزی کردار ادا کرنا ہے۔ تم نے اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شیفرڈ کا میک اپ کرنا ہے۔ اس کا قد و قامت بالکل تمہارے جیسے اور باقی اس کا میک اپ میں تم پر کر دوں گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا لب و لہجہ اور بات کرنے کا انداز بھی تمہیں بتا دوں گا۔ جولیا تمہاری سیکرٹری کے طور پر ساتھ جائے گی۔ اس کا نام کیپٹن ایلیسا ہے۔ فوجی جیپ بھی تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ تم نے بحیثیت ملٹری انٹیلیجنس چیف اور بابا کی ان پہاڑیوں کا اچانک دورہ کرنا ہے تاکہ تم وہاں کے انتظامات چیک کر سکو۔ تم نے اس چیکنگ کے بعد گن شپ ہیلی کاپٹروں کے سڈے کا بھی معائنہ کرنا ہے اور اس میگنیٹ پتی کو اس معائنے کے دوران سڈے میں کسی ایسی جگہ اس طرح چھپا دینا ہے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ اس کے بعد تم نے واپس آ جانا ہے۔ ہاں وہاں سے قریب ہی چھپے ہوئے ہوں گے اور تم ریسیو کر لیں گے۔ تمہاری واپسی کے بعد اس مشن پر اصل کارروائی شروع ہوگی اور پھر دیکھنا کہ اسرائیل کے تمام انتظامات کیسے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ پتی جسے تم میگنیٹ پتی کہہ رہے ہو اس کی تفصیل تو بتاؤ۔ تنویر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا، اس کی سائنسی ماہیت کی تفصیل تو بہت لمبی چوڑی اور پیچیدہ سی ہے۔ بہرحال اتنا سن لو کہ مختلف ماہیت کی ریز کو سائنسی طور پر اکٹھا کر کے اس پتی میں اس طرح بند کیا گیا ہے کہ ایک ایسا میگنیٹ بن گئی ہے جو بارود بھری لوہے کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اگر یہ پتی کسی کی جیب میں ہو اور آن بھی ہو تو اس پر چاہے مشین گن کا پورا براسٹ کیوں نہ مار دیا جائے اسے گزن نہ پہنچا سکے گا۔ اور اس سے نکلنے والی ریز چونکہ ایک مخصوص رینج میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے اس رینج کے قریب پہنچتی بارود بھرا ہوا لوہا خود بخود نہ صرف ناکارہ ہو جائے گا بلکہ اس کی فورس بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ اگر یہ پتی میں آن کر کے جیب میں رکھ لوں تو اس کی ریز کی رینج کو صرف اس قدر پھیلاؤں کہ میرے جسم کے گرد پھیل سکے تو تم چاروں طرف سے مجھ پر مشین گن میزائل بام جو کچھ بھی فائر کر دو وہ سب اس رینج میں کے قریب پہنچتے ہی ناکارہ ہو کر نیچے گر پڑے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سائنسی سنگ آرٹ ہے۔ تم نے جب گولیاں چلائی تو یہ پتی میرے جیب میں تھی لیکن آن نہ تھی۔ اس کے باوجود اس کی طاقتور ریز نے لباس کے اندر داخل ہونے والی گولیوں کو اپنی طرف کھینچ کر ناکارہ بنا دیا اور گولیاں خود بخود میری اس جیب میں پہنچ گئی جس میں یہ پتی موجود تھی۔ یہ پتی ڈاکٹر داور کی اور میری مشترکہ ایجاد ہے۔ آئیڈیا میرا تھا لیکن اس پر طویل عرصے تک کام ڈاکٹر داور نے کیا ہے اور یہ پتی صرف عملی تجربے کے لیے میں نے ساتھ لیا تھا کیونکہ اگر یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہتا ہے تو پھر یہ پاکیزہ کا ایک ایسا دفاعی ہتھیار بن جائے گا جس سے پاکیزہ کا دفاعی یقیناً ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، میں نے سوچا کہ اب تک دوسروں کے ریسرچ پر مبنی ہتھیار پاکیزہ کے لیے میں نے حاصل کیے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے مجھے خود بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ پاکیزہ کے دفاع میں میرا بھی بطور سائنسدان حصہ شامل ہو۔ ویسے ابھی اس کی رینج اس قدر وسیع نہیں ہو سکی کہ اسے پاکیزہ کے لیے باقاعدہ دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ بہرحال ڈاکٹر داور اس پر کام کر رہی ہیں، عمران نے کہا اور جولیا کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ وہ بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ عمران صاحب مبارک ہو، واقعی آپ کا آئیڈیا فطری انوکھا اور کامیاب ہے۔ چھوٹے پیمانے پر تو اس کا تجربہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے۔ ویسے اس نے ملک کے دفاع سے پہلے آپ کی اپنی زندگی کا بھی دفاع کر دیا، ورنہ تنویر نے جس طرح اچانک فائرنگ کر دی تھی آپ کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ تنویر نے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا، ہو گیا تھا؟ واہ خوبصورت انداز ہے انکساری کا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ یہ سنگ آرٹ پتی، میں تو اس سے سنگ آرٹ پتی ہی کہوں گا، آپ اسے اڈے میں کیوں رکھوانا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ صفدر نے کہا، آج تک سرداور کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکی جو اتنے بڑے سائنسدان ہیں، تمہاری سمجھ میں اتنی جلدی کیسے آ سکتی ہے؟ میرے لیے تو واقعی مسئلہ بن گیا، بغیر فیس کے سینٹر تعلیم بالغاں کھولنا پڑا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم آپ کی طرح سائنسدان تو نہیں ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے عمران کی بات کا واقعی برا نہ منایا تھا
मैं इस तरह एक तजर्बा करना चाहता हूँ। गोसादावर इसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतहाई बुलंदी पर इस पत्ती से निकलने वाली रेज़ की माहियत में तब्दीली आ जाती है। इसकी मैग्नेट रेंज तो वसी हो जाती है, लेकिन इसकी नकारा कर देने वाली पावर ख़त्म हो जाती है। चूँकि अभी ये तकमील के इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए इस आइडिया पर कोई बाकायदा तजर्बा नहीं हो सका। इसलिए मैं यहाँ ये तजर्बा करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि यह तजर्बा कामयाब रहेगा। इससे होगा ये कि मैं वहाँ एक फ़ायर कर दूँगा, जिसके नतीजे में वहाँ मौजूद फ़ौजी फायरिंग शुरू कर देंगे और सारी गोलियां सीधी गनशिप हेलीकॉप्टरों के अड्डे की तरफ मोड़ जाएंगी। वहाँ फायरिंग से तबाही फैलेगी। इसका नतीजा यकीनी तौर पर शदीद अफरा तफरी की सूरत नमूदार होगा और इसके तमाम हिफाजती इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे और हम इत्मीनान से लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल हो सकेंगे। इमरान ने तफसील से तजिया करते हुए कहा, लेकिन अगर तजर्बा नाकाम रहा तो? जूलिया ने मुँह बनाते हुए कहा, तो मैं वैसे ही कमवारे का कमवारा रह जाऊँगा, और क्या होगा? इमरान ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया और कमरा बेख्तियार कहको से गूंज उठा। एक स्याह रंग की कार और उसके पीछे 4 जीपें दूर दूर तक फैले हुए खेतों के दरमियान मौजूद कच्ची सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। आसमान पर स्याह बादलों और रात काफ़ी देर गहरी होने की वजह से हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कार और जीपों की न सिर्फ हेडलाइट्स ऑफ थी, बल्कि उनके अंदर की भी रोशनी न थी, इसलिए वह इस अंधेरे का एक जुज़ बनी हुई थी। कार की ड्राइविंग सीट पर मेजर टाड और साथ वाली सीट पर कर्नल डेविड बैठा हुआ था। इस कदर आहिस्ता चलते हुए तो हमें कस्बे तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी, कर्नल डेविड ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। सर, ये कच्ची सड़क है, अगर हमने गाड़ियाँ तेज़ की तो इस कदर धूल उठेगी कि दूर मौजूद गांव वालों को इल्म हो जाएगा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, और आप जानते हैं कि वहाँ से हमें क्या मिलेगा। मेजर टाड ने जवाब दिया और कर्नल डेविड होंठ भेजकर खामोश हो गया। क्या वो आदमी वाकई इमरान और उसके साथियों की पनाहगाह से वाकिफ़ भी होगा? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कर्नल डेविड ने दोबारा बोलते हुए कहा, यकीनन जनाब, वो अबू अब्दुल्ला ग्रुप का अहम तरीन रुकन है। मेरे मुखबर की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। मेजर टाड ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारा वो मुखबर भी इस गांव का रहने वाला है। क्या वो इस सरदार उबैद की रिहायशगाह का पता जानता होगा? कर्नल डेविड ने कहा, यकीनन जानता होगा जनाब, वो यहीं का रहने वाला है। मेजर टाड ने जवाब दिया और कर्नल डेविड खामोश हो गया। काफ़ी आगे जाने के बाद जब दूर से गांव की टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आने लगी तो मेजर टाड ने कार का रुख मोड़कर एक साइड में मौजूद दरख्तों के घने झुंड की तरफ किया। उसके पीछे आने वाली जीपें भी उसके पीछे ही मुड़ गई और मेजर टाड ने कार दरख्तों के दरमियान रोकी। फिर कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। कर्नल डेविड भी कार से नीचे उतर आया था। वो इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे उसे किसी खास चीज़ की तलाश हो। अभी 5 मिनट रहते हैं, वो सही वक्त पर पहुंच जाएगा। मेजर टाड ने कलाई में बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा और कर्नल डेविड ने इस बात में सार हिला दिया। जीपें वहाँ रुकी हुई ज़रूर थी, लेकिन उनमें से मौजूद अफराद बाहर ना आए थे। फिर वाकई 5 मिनट बाद एक तरफ से आवाज़ सुनाई दी, जैसे बहुत से झींगर मिलकर बोल पड़े हों। उसी लम्हे मेजर टाड ने भी होलक से उल्लू की हल्की सी आवाज़ निकाली और चंद लम्हे बाद एक साया सड़क की मुखालिफ सिमत से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। मैं हाशम हूँ जनाब, 1100। इस साय ने दूर से आकर कहा, आ जाओ आशा। मेजर टाड ने कहा और वो साया तेज से करीब आ गया। वो एक उधेड़ उम्र फलस्तीनी था, आम से लिबास में। सरदार उबैद कहाँ है? मेजर टाड ने पूछा। वो इस वक्त अपने ज़री फार्म में, इसलिए आपको कस्बे में जाने की ज़रूरत ही नहीं रही। आइए मेरे साथ, मैं आपको फार्म तक ले जाता हूँ। आशम ने कहा। क्या वो वहाँ अकेला है? कर्नल डेविड ने पूछा। 4 मुलाजम है वहाँ और शायद और कुछ लोग भी हों, मैं कह नहीं सकता, आशिम ने जवाब दिया। मुझे उन्हें बेहोश करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो सरदार भी दूसरे लोगों के साथ ही मारा जाए। कर्नल डेविड ने मेजर टाड से मुखातब होकर कहा, यस सर, हमारे पास पूरा इंतजाम है। मेजर टाड ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने जीपों में मौजूद अफराद को नीचे उतारा, उन्हें हिदायत दी। उसके बाद वो हाशम की रहनुमाई में पैदल ही खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए आगे बढ़ते गए। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक छोटे से ज़रई फार्म के करीब पहुंच गया, जिसके अंदर बाहर कोई रोशनी न थी। यूँ लग रहा था जैसे ज़रई फार्म वैरान पड़ा हो। मेजर टाड ने इशारा किया और 2 मुसल्लह अफराद तेज़ी से इस फार्म के गिर्द फैलते चले गए, जबकि कर्नल डेविड और मेजर टाड और 2 आदमी सामने के रुख पर ही रहे। मेजर टाड ने अपने साथ मौजूद 2 अफराद को एक बार फिर मखसूस अंदाज में इशारा किया तो इन दोनों ने हाथों में मौजूद चिपटी नाल की गनों का रुख फार्म के बैरूनी हिस्से की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। स्ट्रिक स्ट्रिक की आवाज़ें सुनाई दी और नालों के सिरों पर हल्की सी चमक दिखाई दी। चंद लम्हों बाद दोबारा उन्होंने ट्रैगर दबाए और एक बार फिर वैसी ही आवाज़ और वैसी चमक नजर आई। मेजर टाड कलाई पर मौजूद घड़ी की चमकदार सुइयां देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने हाथ झुकाया। आइए बॉस, अब गैस का असर ख़त्म हो चुका है। मेजर टाड ने साथ खड़े कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा और कर्नल डेविड सर हिलाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया, जो लकड़ी का और पुराने फैशन का था, जिसे आसानी से बाहर से खोला जा सकता था। हाशम और दोनों
مسلح افراد بھی ان کے پیچھے تھے۔ فارم کا وسیع صحن عبور کرنے کے بعد وہ جیسی برآمدے میں پہنچے، میجر ٹاڈ نے پیچھے آنے والے کی طرف مڑ کر اسے ٹارچ جلانے کے لیے کہا اور دوسرے لمحے ایک طاقتور ٹارچ روشن ہو گئی۔ فارم 4 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک بڑے کمرے میں 2 آدمی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے، ساتھ ہی مٹی کے تیل کا ایک دیگر ٹمٹما رہا تھا، جب ایک کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی دری پر 4 ملازم نما آدمی سوئے ہوئے تھے۔ یہ سردار عبید ہے جناب۔ ہاشم نے ایک چارپائی پر سوئے ادھیڑ عمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میجر ٹاڈ، باقی سب افراد کو ختم کر دو اور اسے ہوش میں لے آؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے میجر ٹاڈ سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب میں باہر چلا جاتا ہوں۔ سردار عبید نے، اگر مجھے دیکھ لیا تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ ہاشم نے فوراً ہی کہا، ہاں تم باہر ٹھہرو، لیکن واپس مت جانا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہاری مزید ضرورت پڑ جائے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ہاشم سار ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دوران میجر ٹاڈ نے اپنے ساتھ آنے والے 2 ساتھیوں کو دوسرے کمرے میں دری پر سوئے ملازموں کو ختم کرنے کا حکم دیا اور خود اس کی جیب سے ایک سلنسر لگا